बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल इन स्कूल ऑनलाइन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पूरा देख लिया है। हमने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देख चुके हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ एरियाज़ देखे कि ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स हैं। तो इन स्पेसेस में, इन्हीं जगहों पर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज होती हैं या इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो ख़राबी पैदा होती है। अब हम इस टॉपिक में ये देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोंकाइटिस। जो फर्स्ट डिजीज़ है हमारी वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जैसे कि आपको नाम ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जब ट्रैकिया 2 में डिवाइड हो जाते हैं तो वो ब्रोंकियोल्स बना लेता है, ब्रोंकस बनाते हैं, और हर ब्रोंकस जो है अपने एक एक जो है वो लंग्स की तरफ चला जाता है। तो ब्रोंकाइटिस में अगर जो है कोई प्रॉब्लम होता है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस में। इसमें क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होकर और रीडिवाइड होकर वो क्या बना देती हैं? ब्रोंकियोल्स बना देती हैं। तो ब्रोंकाई में या ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेशन इन बोथ ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स, जो कि ब्रोंकाइस की डिवीजन के बाद मज़ीद डिवाइड और रीडिवाइड होने के बाद ब्रोंकियोल्स बनते हैं। तो इनमें इन्फ्लेमेशन जो है वो क्या कहलाती है? ब्रोंकाइटिस कहलाती है। और एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग, इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो म्यूकस सिक्रीट होता है जो कि इसकी ट्यूब्स में जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से ट्यूब्स में स्वेलिंग होती है और ट्यूबुलर वाल्स जो हैं वॉल्स उसके अंदर भी स्वेलिंग हो जाती है, और जो ट्यूब्स हैं ये ब्रोंकियोल्स की वो तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो इसकी वजह से, स्वेलिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, ब्रोंकाई में स्वेलिंग होती है और नैरोइंग द ट्यूब्स, उसके में तंगी हो जाती है, तंग हो जाती हैं। और इसके अलावा सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, और इसमें एक्सेस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होती है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होती है। म्यूकस जो है MUCUS, म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लगती है। और इसकी काजेस देख लेते हैं, काजेस क्या इसके होने की क्यों वजूहात क्या होती हैं। कॉजेज़ में हम देखते हैं इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस हो सकती है, वायरस के ज़रिए होती है। वायरसेस की जी, आपको आजकल भी आपको पता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक नई डिजीज़ जो है कोरोना वायरस की वजह से हम सब सुन रहे हैं। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो है यही रेस्पिरेटरी सिस्टम का पर ही अटैक होता है, नमूनिया टाइप का है, और उसमें जो है वो भी वायरसेस की वजह से ही होती है। वायरसेस, एक नया वायरस आ गया जिसका अभी तक इलाज नहीं है। तो ये जो ब्रोंकाइटिस है ये भी वायरस से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है। और बाद दफ़ा जो है कुछ केमिकल्स की वजह से भी हो जाता है, केमिकल इरिटेंट्स होते हैं उसकी वजह से, जैसे कि टोबैको स्मोक वगैरह से, टोबैको या सिगरेट नोशी से, या बहुत ज़्यादा टोबैको के इस्तेमाल से भी ये
टोबैको स्मोक की वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। अब इसमें जो ब्रोंकाइटिस है इसकी को हम दो टाइप्स में भी देखते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है वो अक्यूट भी होती है और क्रोनिक भी होती है। अक्यूट और क्रोनिक का मतलब ये है कि अगर तो ब्रोंकाइटिस जो है तकरीबन 2 हफ्ते किसी पेशेंट को होती है और 2 से 3 हफ्ते बाद वो ठीक हो जाती है और उसकी वजह से कोई परमानेंट डैमेज जो है ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में नहीं होता, तो दिस टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस इज कॉल्ड द अक्यूट टाइप ऑफ ब्रोंकाई। कि एक शख्स है उसको थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ, चंद दिन के लिए उसको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो ठीक मेडिसिन लेने से या अपनी ही इम्यूनिटी की वजह से वो ठीक हो जाता है और उसके जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता, डैमेज नहीं होता, तो दैट टाइप इज कॉल्ड द अक्यूट टाइप। लेकिन क्रोनिक टाइप वो होती है ब्रोंकाई डेवलप्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बन जाती है और 3 मंथ्स तक, तकरीबन 2 से 3 मंथ्स तक जो है जो वो कंटिन्यू रहती है, या 2 से 3 साल तक भी ये जा सकती है। तो इसमें पीपल जो है वो उसमें तकरीबन जो है उसकी ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कंटिन्यूसली उसको सांस लेने में मसला होता है और कंटिन्यूसली वो बीमार रहता है। और ज़्यादातर ये टाइप जो 45 ईयर्स की एज के बाद या इससे भी बूढ़े लोगों में क्रोनिक टाइप की जो ब्रोंकाइटिस है वो होती है। तो इसकी जो है हम सिम्टम्स अगर हम देखें, सिम्टम्स एक्यूट की क्या है, ब्रोंकाइटिस जो है सिम्टम्स इंक्लूड्स, एक तो सबसे पहले यही कफ खांसी होती है और दूसरा जो है इसमें माइल्ड विजलिंग होती है, हल्की किस्म की जो है, बहुत सीवियर किस्म की तो नहीं लेकिन विजलिंग होती है। विजलिंग आपको पता है ऐसी मतलब कि खांसी की वजह से विसल की आवाज़ जो आपके गले से विसल की आवाज़ से निकलती है खांसने की वजह से, वो होती है। इसके अलावा बुखार भी हो सकता है, फीवर हो सकता है और इसके अलावा सर्दी भी लग सकती है, शिवरिंग हो सकती है, चिल्स हो सकती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सांस का मुश्किल से आना। अगर ये क्रोनिक टाइप हो और आपकी जो ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकाई है उसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा नैरो हो गई हैं, तो उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो भी हो सकता है। ये तो था ब्रोंकाइटिस। इसमें हमने देखा कि इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई के लेवल में या ब्रोंक्यूल्स पर, उसमें स्वेलिंग की वजह से वो नैरो हो सकती हैं, ये एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। एक्यूट जो है वो खुद बहुत सही हो जाती है 2 से 3 हफ्तों में, क्रोनिक जो है साल साल रह सकती है और ज़्यादातर बड़ी एज के लोगों को होती है। इसकी रीजंस जो हैं वायरसेस बैक्टीरिया से होती हैं, सिम्टम्स ये सारी हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट डिसऑर्डर को देखते हैं, वो है नेक्स्ट जो है इसका वो है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा ये डिज़ीज़ जो है, एम्फिसीमा जो है वो एल्विलाई, जो हमने इसका लास्ट एयर पैसेजवेज में का लास्ट सेलुलर लेवल पर पढ़ा था एल्विलाई। इसमें इसकी एल्विलाई की वॉल्स में डिस्ट्रक्शन होती है, वॉल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्विलाई, डिस्ट्रक्शन ऑफ the walls of alveoli, एल्वुलाई की वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होती है और ये पल्मोनरी डिजीज़ है, क्रोनिक
ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के तौर पर जानी जाती है। और ये कैसे होती है, हाउ टू इट डेवलप, अगर हम इसके बारे में देखें तो जो इसके लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो उसका सरफेस एरिया जो है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। गैसेस एक्सचेंज, इसकी वॉल्स जब डिस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका एरिया जो है तो उसका इंक्रीज़ कर जाता है, और लंग टिश्यू जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप एंड एक्सेलेशन के इसकी वजह से जब इसके एल्विलाई के अंदर की वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस सही तरह से नहीं हो सकता। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस सही नहीं हो सकता, इसका मतलब हवा जो अंदर आई है वो सारी एक्सहेल नहीं होगी। जब एक्सहेल नहीं होगी तो इसका मतलब है लंग्स जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं होंगे एक्सहेलेशन के बाद। सो इसलिए एयर जो है वो जो बाहर गई होगी वो ट्रैप्ड इन द लंग्स, जिसको बाहर जाना चाहिए था वो लंग्स के अंदर ही रह जाती है। और इसकी मतलब कि उसकी एक्सहेलेशन जो है या एक्सपायरेशन जो है वो कम्प्लीटली नहीं होती। तो इसकी सिम्टम्स क्या होती है? सिम्टम्स में हम इसको देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स भी उसी तरह शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है, सबसे पहले तो यही है कि सांस लेने में मसला होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी लंग्स की जो है वर्किंग इफ़ेक्ट हो जाती है, इसकी वजह से जो है लंग्स जो हैं वो पूरी तरह एक्सहेल नहीं करते, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते। और जो जब आपको पता है जब हमारे अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस सही तरह नहीं होती तो उसकी वजह से हमारी रेस्पायरेशन इफेक्ट होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिस्पेक्ट होती है। और रेस्पायरेशन के इफेक्ट होने का मतलब है हमें एनर्जी भी प्रॉपर नहीं मिलती, क्योंकि रेस्पायरेशन ही ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमें एनर्जी मिल रही होती है। जब हमें प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारा जिस्म थका हुआ होगा और हम थकावट महसूस करेंगे। इसलिए फटीग जो है इसकी एक मेजर सिम्टम्स हैं कि इंसान जो है अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। फिर इसके अलावा है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बार बार आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होती है और बार बार आपको इसका प्रॉब्लम होता है। और इसके अलावा बार बार होने की वजह से आप फटीग महसूस करते हो, आपके अंदर प्रॉपर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो इस वजह से आपका वेट लूज़ भी हो सकता है। वेट लूज़ जो है ये भी एक इसकी मेजर सिम्टम्स होती है। और अपेयरनेस ऑफ, अगर हम सिम्टम्स देखें एम्फिसीमा की, ये फ़ौरन से नहीं अपीयर हो जाती, फ़ौरन हमें नहीं पता चलता, क्योंकि आपको पता है एल्विलाई जो है लंग्स के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। लंग्स के अंदर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इसका अंदाज़ा फ़ौरन नहीं होता। पेशेंट जो है वो यूजली जो है इसकी सिम्टम्स उस वक्त अपीयर होती हैं जब 50 to 70% लंग्स टिश्यू जो है वो डैमेज हो चुके होते हैं। कि अपेयरेंस जब 50 to 70% जो है लंग्स टिश्यू जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं जब इसकी सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं, जब इसकी सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं। अच्छा, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी इसके अंदर हो सकती हैं कि बाज़ का जो है द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड जो है वो इतना कम हो जाता है कि जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ही लंग्स का, असल में इस बीमारी में लंग्स का प्रॉपर फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। जब प्रॉपर फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक नहीं होती। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस सही नहीं होती तो ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड भी नहीं होती, और ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना हो तो उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो इसलिए बाज़ का इसकी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है, जिसकी वजह से कि किस वजह से कि इसमें लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड जो है वो बहुत कम हो जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है निमोनिया।
निमोनिया, ये निमोनिया जो है ये भी एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। इसको क्या कहते हैं? निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये भी लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है। ये जो आजकल भी हम देखते हैं ना, ये कोरोना वायरस का भी जो है अगर पेशेंट जो है वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है, या जब आप देखते हो कि उसको किसी पेशेंट को अगर सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं और उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, तो वो लंग्स की इन्फेक्शन की वजह से, कि लंग्स के अंदर म्यूकस इतना ज़्यादा भर जाता है कि फिर उसको सांस लेने में मसला होता है, और इसीलिए जब वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता तो उसको फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसे कोरोना वायरस भी ऐसी डिजीज़ है जो निमोनिया काज करता है, या जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है आपका पूरा इफेक्ट हो सकता है। लेकिन हमारे जो बाकी डिजीज़ ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक पर इफेक्ट करती हैं, लेकिन इन सब की मेडिकेशंस और क्योर का सिस्टम हमारे पास मौजूद है, इसलिए अभी ये इतनी ख़तरनाक नहीं होती है, कंट्रोलेबल होती हैं। लेकिन कोरोना वायरस ये इसी तरह की कॉमन सिम्टम्स ही होती हैं, लेकिन अभी वो नया वायरस है और अभी उसके लिए हमारे पास कोई मेडिकेशन मौजूद नहीं है, इसलिए और वो स्प्रेड भी ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है, इसलिए उसके लिए जो है हमारे जहन में खौफ भी है और हम बचना भी चाह रहे हैं। तो और बचने के लिए पूरी एहतियात भी करना चाहिए। तो इन्फेक्शन होती है इसमें लंग्स में, अगर तो सिंगल बात समटाइम ये दोनों लंग्स पर भी हो जाता है, इसलिए जब दोनों लंग्स पे होता है तो फिर डबल नमूनिया भी इसको कहते हैं। तो डबल नमूनिया भी हो सकता है उस वक्त जब बोथ लंग्स डबल नमूनिया, जब बोथ लंग्स आर जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं। कब होगा? बोथ लंग्स जो हैं वो बोथ लंग्स अफेक्टेड, इन्फेक्शन हो जाती है। और इसकी कॉमन कॉज क्या होती है? ये एक ख़ास किस्म के बैक्टीरियम से होता है। ये एक बैक्टीरिया होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इस बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बैक्टीरियम से होता है। और बैक्टीरियम का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और इसके अलावा कुछ दूसरी कॉजेज़ भी हैं इसकी, उधर में हम अदर कॉजेज़ में हम इसको देख सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात हमारी जो फ्लू की वायरल इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है उसकी वजह से इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और अब तो हम ये भी लिख सकते हैं कि कोरोना वायरस से भी हो सकते हैं, कोरोना वायरस से भी हो सकता है। और इसकी इन्फेक्शन जो है वही बात है कि जो है इसका जो कॉजेटिव ऑर्गन होता है वो एल्वुलाई में चला जाता है, और वहाँ जाके वो सेटल डाउन हो जाता है। वहाँ पर जो है वो अपनी ग्रोथ बढ़ाता है और मल्टीप्लाई होता है और अपनी तादाद में इजाफा करता है। और उसके बाद जब ये फुल काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसकी वॉल्स ब्रेक करता है, लंग्स टिश्यू की, लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी वॉल्स को ब्रेक करना शुरू करता है, और तमाम एरिया जो है लंग्स का वो भर जाता है। किससे? लंग्स जो बिकम्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। लंग्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? लंग्स फिल्ड विद फ्लूइड, वो जो म्यूकस टाइप आप कह लें, एंड पस, क्योंकि वो उसके डैमेज कर देता है। ये वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का स्पेसिफिक बैक्टीरिया हो, वो उसके अंदर एल्वुलाई में जाके मल्टीप्लाई होता है और वहीं पर जाके उसके टिश्यूज़ को, लंग्स के टिश्यूज़ को डैमेज करता है, और लंग्स जो है वो उससे फिर भर जाता है उससे फ्लूइड से और पस सेल से। और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो हम देखते हैं। सिम्टम्स में हम देखते हैं कि द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया जो है वो क्या है? सबसे पहले वही कोल्ड,
सर्दी लग सकती है और बुखार हो सकता है, हाई फीवर, बुखार हो सकता है। और इसके अलावा शिवरिंग जो है या कफ़, सर्दी भी कफ खांसी आ सकती है। और इसके बाद स्प्यूटम प्रोडक्शन, ये जो है बलगम सी जो है या म्यूकस सी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है और थूक के साथ गले के ज़रिए उसका अखराज बढ़ जाता है, प्रोडक्शन। और इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, सांस का मुश्किल से आना, कि सांस में लेने में मसला होता है। आपको पता है जब आपके लंग्स के अंदर ही फ्लूइड भरा हुआ होगा, पस भरी हुई होगी या बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ होगा, तो आपको कैसे सांस लेना है, आप ले सकते हैं। आपको सांस लेने में मसला होगा, आपकी प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेलेशन और एक्सपायरेशन जो है वो नहीं हो सकेगी। और इसकी जो है प्रिवेंशन, बाज़ इसके अंदर जो है पेशेंट का स्किन कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है और डस्की और पर्पलिश बन जाता है, कि मट्टी सी का तरह का, मतलब डस्की स्किन कलर जो है डस्की हो जाता है। और पर्पलिश मतलब कि ब्लैकिश सा, जैसे होंठ काले पीले, वो काले से हुए हुए होते हैं। तो उसमें रीज़न यही है कि प्योर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, आपके बॉडी का ब्लड जो है उसकी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होती। आपको पता है जब हमारे बॉडी की अब प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होती, हमारे अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होती, तो हमारे ब्लड की हीमोग्लोबिन जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ सही तरह प्रॉपर अटैच नहीं होती और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की जो है वो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी नहीं बनता, जिसकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी की भी डेफिशिएंसी होती है और हमारा कलर जो है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से पर्पलिश सा नज़र आने लगता है। और पुअर ऑक्सीजनेशन, और ये सारी डस्की और पर्पलिश पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड की वजह से। तो इसकी रीज़न क्या होती है, पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, के ब्लड में जब आपकी ऑक्सीजनेशन भी कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आप रेड या पिंकिश नहीं नज़र आएंगे। फिर इसी तरह इसकी जो है वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए हम कह सकते हैं कि इसकी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। प्रिवेंशन में देखते हैं, अगर तो ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है की वजह से हुआ है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो इसकी जो है वैक्सीनेशन मौजूद है। लेकिन अगर ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ है तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन आर अवेलेबल। और जो है नमूनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से अगर हुआ है तो वो उसकी को प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है। और इसके ट्रीटमेंट जो है एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स भी हम ले सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो भी मौजूद है। वही बात है, सेम मैं वही कहूँगी कि अगर ये जो हमारी स्टार्ट की रीज़न्स हैं, कॉजेटिव ऑर्गन्स यहाँ तक हैं, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट भी मौजूद है। तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स हमारे लंग्स में मौजूद पस सेल्स को कम करते हैं, उसकी जो इन्फेक्शन हुई है या उसमें जो टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं उसको हील अप करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर कोई कट ज़ख्म वगैरह लगता है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। इसी तरह अगर लंग्स में भी टिश्यू डैमेज हुए हैं तो ये एंटीबायोटिक्स जो है उसमें हील अप करने में हेल्प करेगी। और इसके अलावा बाज़ औक़ात ये फैटल डिज़ीज़ भी हो जाती है कि जानलेवा, इसकी रेशो कम होती है, लेकिन अगर ये इसका प्रॉपर इलाज ना करवाया जाए तो इसको 1/3 जो नमूनिया पेशेंट्स हैं डाइड फ्रॉम द इन्फेक्शन, 1/3 इसके 1/3 नमूनिया पेशेंट्स जो हैं वो इसकी इन्फेक्शन से ख़त्म हो सकते हैं।
एस्थमा। एस्थमा जो है वो भी इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एलर्जी, एक किस्म की एलर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एलर्जी, फॉर्म ऑफ एलर्जी होती है। और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसमें क्या होती है? देयर इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और इसके अलावा जो है म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकती है, इन इसमें मोर म्यूकस प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा जो म्यूकस सेल्स है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है और उसकी वजह से म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है। और इसके अलावा नैरिंग ऑफ द एयरवेज, पूरा जो आपका एयर हवा के गुजरने का रास्ता है, या आप वो कह लें ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, या एसोफेग सॉरी फेरिंग्स, वो सारा नैरो हो सकता है उससे म्यूकस की वजह से। पूरा एयरवेज जो है वो नैरोइंग, तंग हो सकता है, किसकी वजह? इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, या म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से। इसमें एस्थमा पेशेंट जो है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स जो है वो सेंसिटिव हो सकते हैं डिफरेंट एलर्जन से, के मुख्तलिफ एलर्जेंस होते हैं। जो एलर्जेंस कहते हैं द एजेंट्स दैट कॉज एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जेंस। एलर्जेंस किसको कहते हैं? एजेंट्स दैट कॉज एलर्जी, के वो जो एलर्जी को कॉज करते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है। सम मुख्तलिफ लोगों में एलर्जेंस जो है मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी को डस्ट से हो सकती है, किसी को स्मोक से हो सकती है, धुआं हो सकता है, परफ्यूम्स हो सकती हैं डिफरेंट टाइप्स के, या कोई एक ख़ास मखसूस हर परफ्यूम भी हो सकता है, या कोई मखसूस परफ्यूम भी हो सकता है, कोई खुशबू हो सकती है। पोलन्स, जैसे इस्लामाबाद में रहने वालों को पोलन से एलर्जी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो एलर्जेंस कहलाते हैं। तो इसमें एलर्जेंस जो हैं वो मुख्तलिफ एलर्जेंस जो हैं उस ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो उनको सेंसिटिव कर देते हैं, उसको, उसके एरिया को। और जैसे सेंसिटिव जो है बढ़ती है तो उसकी वजह से जो है कंस्ट्रिक्शन जो है वो शुरू हो जाती है, उसकी वॉल्स जो है कंस्ट्रिक्ट मतलब कि सिकुड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, सांस लेने में मसला हो जाता है। क्योंकि जैसे वो कोई एलर्जेंस उसके एयर पैसेजवे में जाता है तो उसकी वजह से उसके अंदर जो है उसकी वॉल्स की कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में मसला हो जाता है। और इसकी सिम्टम्स हम देखते हैं। सिम्टम्स में हम देख सकते हैं, ये इसके सिम्टम्स जो है वेरी करती हैं, वेरी फ्राम पर्सन टू पर्सन, के मुख्तलिफ पर्सनस के मुख्तलिफ पर्सनस में मुख्तलिफ सिम्टम्स हो सकती हैं। और जिस तरह एलर्जेंस भी डिफरेंट होते हैं, इसी तरह पर्सनस में जो है वो सिम्टम्स भी मुख्तलिफ हैं। जो लेकिन अगर हम इसके मेजर सिम्टम्स देखते हैं तो वो वही है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में मसला, सांस लेने में मसला होता है, स्पेशली विद एक्सर्शन या एट नाइट, या ख़ास तौर पर रात के वक्त, या आप जो कोई हैवी एक्टिविटी या थकावट या कोई ऐसी रूटीन से हट के काम करते हैं तो उस वक्त। तो वीजिंग के पहले भी मैंने आपको बताया कि वीजिंग क्या होता है, विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग आउट, विस्लिंग साउंड होती है। विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग आउट, कि जब हम
सांस लेते हैं तो हमारी आवाज़ में के सांस की आवाज़ के साथ ही एक सीटी की आवाज़ किसी सुनाई देती। कफ, खांसी हो सकती है, और चेस्ट टाइटनेस, आपको अपना सीने में घुटन सी महसूस होती है, या आपकी चेस्ट जो है, आपको अपनी चेस्ट टाइट सी महसूस होती है, जैसे आपको सांस में कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो है सांस लेने में मसला होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट जो है, केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं जो डायलेट कर देती है। आपको पता है कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, चकड़ जाते हैं या सुकड़ जाते हैं ब्रोंकाइज और ब्रोंक्यूल्स, तो ऐसी केमिकल्स यूज़ करते हैं विच हैव द एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, या कि उसको डायलेट करते के एबिलिटी। जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं टू डायलेट एयर पैसेज वे लिख लेते हैं, क्योंकि पूरा पैसेज वेज को डायलेट कंस्ट्रक्शन हुई हुई होती है, तो वो उसको डायलेट करता है। और उसमें जो है ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जो कि इनहेलर की फॉर्म में यूज़ की जाती है। इनहेलर कि आप उसको इनहेल करते हैं, अपने सांस के ज़रिए अंदर लेकर जाते हैं, जो ब्रोंको डायलेटर भी कहलाता है। ब्रोंको डायलेटर। ये तो थी हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमने देखा ब्रोंकाइटिस, जो कि ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन थी, फिर हमने एम्फिसीमा देखा, फिर हमने निमोनिया, और एंड में हमने एस्थमा देखा।